सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लॉज नंबर 7 से। हमने क्लॉज 6 तक पढ़ के रखा था, अब हम क्लॉज नंबर 7 से जो है पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल एथिक्स है के शेड्यूल्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो हियर वी गो। और होप्स आपने क्लॉज 6 तक सब पढ़ लिया होगा, तो अब हम क्लॉज 7 से इसको स्टार्ट करते हैं। Clause 7. A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he advertise his professional attainment or services or use any designation other than CA or expression other than CA. सबसे पहले CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, तो ये वही क्लॉज है CA in practice के लिए है, वो deemed to be guilty of professional misconduct मान लिया जाएगा अगर वो एडवर्टीज़ करता है। क्या एडवर्टीज़ करता है? प्रोफेशनल अटेनमेंट, कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो पायनियर हूँ। अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट जो भी उसने हासिल करके रखा होगा उसको वो एडवर्टीज़ कर रहा है, या वो अपनी सर्विसेज को एडवर्टीज़ कर रहा है। तो एडवर्टीज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज और यूज़ एनी डेजिग्नेशन अदर देन CA के अलावा कोई सा अदर डेजिग्नेशन वो यूज़ कर रहा है, या CA के अलावा कोई सा अदर एक्सप्रेशन वो यूज़ कर रहा है। तो क्या बोल के रखा है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज को एडवर्टीज़ कर रहे हो, तो प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज को अगर आप एडवर्टीज़ कर रहे हो या कोई सा यूज़ एनी डेजिग्नेशन अदर देन CA, और अदर देन CA अगर आप कोई सा डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हो, अदर देन CA कोई सा आप एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो, वो भी ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, तो फिर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। पर हावेवर आप डेजिग्नेशन तो नहीं यूज़ कर सकते अदर देन CA, जैसे CA के अलावा CS और ICWA ऐसे डेजिग्नेशन तो आप यूज़ नहीं कर सकते। पर पॉइंट ये आता है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। हावेवर रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, आप डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI और अदर बॉडी में बी यूज। तो टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI और अदर बॉडी में बी यूज, तो टाइटल इंडिकेट, तो ये टाइटल आप यूज़ कर सकते हो जो इंडिकेट करे मेंबरशिप ऑफ ICAI या मेंबरशिप ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी, वो भी चलेगा। रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी चलेगा। और टाइटल रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इधर टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI और कुछ टाइटल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके रखे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइज टाइटल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स आप एडवर्टीज़ नहीं कर सकते अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज को, और डेजिग्नेशन अदर देन CA और एक्सप्रेशन अदर देन CA यूज़ नहीं कर सकते ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, लेटर हेड, साइन बोर्ड, विजिटिंग कार्ड। बट आप यूनिवर्सिटी की डिग्री, टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI और अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ और टाइटल रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आप यूज़ कर सकते हो। अब टाइटल रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से टाइटल रिकॉग्नाइज करे वो हमको कैसे पता चलेगा? तो इस पर एक मई 19 में क्वेश्चन आया था, जिसका RTP नवंबर 18 में भी क्वेश्चन था उसमें, कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक पर्टिकुलर टाइटल है, जो पर्टिकुलर टाइटल आप यूज़ कर सकते हो। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक पर्टिकुलर टाइटल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ये टाइटल रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है प्रोफेशनल अटेनमेंट ऑफ सर्विसेज और यूज़ कर रहा है डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन, CA करेगा तो चलेगा, पर अदर देन CA करेगा तो दिक्कत है। आप भी अदर देन CA कोई सी डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि क्वेश्चन में ऐसा आया था कि CA अपने साथ टैक्स कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन यूज़ कर रहा है, या CA अपने साथ बोल रहा है कि मैं तो MP MLA हूँ, तो ये सब डेजिग्नेशन एक के बाद एक आप यूज़ नहीं कर सकते। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और साइन बोर्ड पर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और साइन बोर्ड पर आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें थी। अब एडवर्टीजमेंट और प्रोफेशनल अटेनमेंट मतलब कि आप वही पायनियर हो, आपने कुछ अच्छा ही काम करा है और आप उसको एडवर्टीज़ कर रहे हो, तो ये सब गलत है। क्वेश्चन ये आया था कि जो CA है पर्टिकुलर अपना स्पीच दे रहा था, उसमें रेफ़र कर रहा था कि वो ये सर्विसेज देता है, तो ये एडवर्टीज़ कर रहा है सर्विसेज का। एंड प्रोवाइड एट रीजनेबल रेट, तो अब ये एडवर्टीज़ का जो सर्विसेज है उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और ये बोल रहा है कि मैं रीजनेबल रेट पे जो है वो सर्विसेज आपको देता हूँ। तो एक तरीके से वो तो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को, ठीक है, बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू और पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये क्लॉज 6 में भी आ जाएगा।
अब हाउएवर अपन ने पढ़ा है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री या टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI या अदर बॉडीज आप यूज़ कर सकते हो। अब कॉस्ट अकाउंटेंट मेंबरशिप नंबर, तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन आया था कि जो है डेजिग्नेशन वो तो CA उसने यूज़ करा है, क्या वो उसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का मेंबरशिप नंबर वो यूज़ कर सकता है? तो हाँ, वो यूज़ कर सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का मेंबरशिप नंबर यूज़ कर सकता है, और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI अदर प्रोफेशनल बॉडीज़। और तीसरा पॉइंट वही आ जाता है कि टाइटल रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो टाइटल रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बात आती है इसमें विजिटिंग कार्ड में ऐसा बोला जाता है कि विजिटिंग कार्ड में आप अपने फ़ोटो को नहीं शो कर सकते। विजिटिंग कार्ड एकदम प्लेन विजिटिंग कार्ड होना चाहिए जिसमें फ़ोटो नहीं होना चाहिए। पर हाँ, विजिटिंग कार्ड में QR कोड हो सकता है। अब वो QR कोड हो सकता है, तो QR कोड के रिस्पेक्ट में मई 19 में से गाइडलाइंस पूछ ली थी कि QR कोड की गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस ये है कि CA इन प्रैक्टिस जो है वो प्रिंट करवा सकता है QR कोड विजिटिंग कार्ड में। तो QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो उसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो परमिसेबल है वेबसाइट में। तो जो वेबसाइट में जो परमिसेबल है, तो QR कोड तो रिस्पेक्टिवली वेबसाइट के लिए ही बनाएंगे। तो QR कोड में अगर हम वेबसाइट के लिए QR कोड बना रहे हैं तो QR कोड कंसिस्ट ओनली इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए विच इज़ परमिसेबल इन वेबसाइट। जो वेबसाइट में परमिसेबल है वही इन्फॉर्मेशन QR कोड में होनी चाहिए, तो सब वैलिड है, अदरवाइज मिसकंडक्ट है। अब यही बात आ जाती है कि फॉल्स एडवर्टीजमेंट अगर आप कर रहे हो शेड्यूल क्लॉज 6 और क्लॉज 7 में, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन में परमिसेबल और नॉट परमिसेबल में आपको बताता हूँ। राइट अप के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट इन प्रेस आप कर सकते हो, जैसे कि किसके लिए आप एडवर्टीजमेंट इन प्रेस कर सकते हो, या अगर आपको सीक करना है स्टाफ ऑफ ओन ऑफिस, तो आपको ओन ऑफिस के लिए स्टाफ को सीक करना है, या रिक्रूट करना है स्टाफ ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, या एक्वायर करना है, डिस्पोज करना है प्रॉपर्टी बिजनेस ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो सेल ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी वेयर कंसर्न मेंबर इज एक्टिंग एज ट्रस्टी, रिसीवर और लिक्विडेटर। तो हो सकता है ये सब काम तभी करता है क्योंकि कंसर्न मेंबर इज एक्टिंग एज ट्रस्टी, रिसीवर और लिक्विडेटर। तो वैसे भी ये पर्सन जो है पर्टिकुलर पर्सन जो मेंबर है वो ट्रस्टी, रिसीवर और लिक्विडेटर जैसे एक्ट कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट के बिहाफ पे बिजनेस और प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं। प्रेस नोट रिलेट टू सक्सेस और इन एग्ज़ाम, कि किसी ऑफिस के जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स है उन्होंने एग्जाम में सक्सेस मिली है, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट दिया। तो प्रेस नोट रिलेटिंग टू सक्सेस इन एग्जाम विदाउट पब्लिसिटी मोटिव, और जिसका कोई पब्लिसिटी मोटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसा प्रेस नोट दे सकते हैं रिलेटेड टू सक्सेस इन एग्जाम विदाउट पब्लिसिटी मोटिव। तो विदाउट पब्लिसिटी मोटिव आप ऐसे नोट दे सकते हो। अपीयर हो सकते हो टीवी में, फिल्म में, पर फर्म का नाम नहीं जाएगा, और इंटरव्यू में भी आप जा सकते हो, पर आपका सिर्फ प्रोफेशनल व्यू होना चाहिए, पर्सनल व्यू नहीं होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होना चाहिए, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होना चाहिए। पब्लिसिटी इज परमिटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस, तो पब्लिसिटी इज परमिटेड, पब्लिसिटी अलाउड है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, कि आप किसी लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस वाले पोजीशन पे आप कार्यरत हो तो पब्लिसिटी परमिटेड है। मेंशनिंग मेंबरशिप नंबर ऑफ ICAI, बाय मेंशनिंग मेंबरशिप नंबर ऑफ ICAI, तो पब्लिसिटी आप कर सकते हो। पब्लिसिटी इज परमिटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस बाय मेंशनिंग, पब्लिसिटी इज परमिटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस, कि यार हो सकता है कि कुछ चुनाव चल रहे हो, लोकल एक और नेशनल इंपॉर्टेंस वाली पोजीशन है, तो पब्लिसिटी तब अलाउड है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस बाय मेंशनिंग मेंबरशिप नंबर, कि ये ICAI का मेंबर है, और इधर भी जो है फर्म का नाम नहीं जाता। तो अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको पब्लिसिटी करनी है तो आप ऐसी पब्लिसिटी कर सकते हो। डेजिग्नेशन जो है, डेजिग्नेशन भी आप यूज़ नहीं कर सकते, इधर आप डेजिग्नेशन आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको इधर मेंबरशिप नंबर आप शो कर सकते हो, और इधर फॉर्म का नाम भी आप यूज़ नहीं कर सकते। रही बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें परमिसेबल नहीं है, तो इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, MP MLA डेजिग्नेशन, तो ये सब आप डेजिग्नेशन, आप कंसल्टेंट, ये सब डेजिग्नेशन आप यूज़ नहीं कर सकते। और 2 डेजिग्नेशन साइमल्टेनियसली यूज़ कर ही नहीं सकते हो, जैसे CA और मर्चेंट बैंकर और CA और एडवोकेट साथ में आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते 2 डेजिग्नेशन। पेड एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन, ठीक है, तो ज़्यादा पे नहीं होना चाहिए,
नॉर्मल पे में एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। ग्लो साइन बोर्ड और लार्ज साइन बोर्ड नहीं आप यूज़ कर सकते, आपको नॉर्मल बोर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। नो अनड्यू प्रोमिनेंस ऑफ अदर लोगो आप यूज़ नहीं कर सकते। परमिसेबल में और चीज़ें क्या है, जिस पे एक अच्छा क्वेश्चन आया था कि मेंबर ने होल्ड करी ट्रेनिंग सेमिनार में ऑल्सो इन्वाइट अदर प्रोफेशनल। अब जब मेंबर ने ट्रेनिंग सेमिनार को ऐसा होल्ड करा, उसने इनवाइट करा अदर प्रोफेशनल को। अब जब ट्रेनिंग सेमिनार हो रहा है तो ट्रेनिंग सेमिनार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे ही ट्रेनिंग होनी चाहिए रादर देन अनड्यू प्रोमिनेंस उधर शो करना। तो लिखा हुआ है कि मेंबर होल्डिंग ट्रेनिंग सेमिनार में ऑल्सो इन्वाइट अदर प्रोफेशनल, वो किसी अदर प्रोफेशनल को भी इन्वाइट कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टाफ को भी इन्वाइट कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो अनड्यू प्रोमिनेंस। पर कोई अनड्यू प्रोमिनेंस नहीं होना चाहिए इन ट्रेनिंग सेमिनार। और फिर बात आती है कि नेम ऑफ सीए आप एज डायरेक्टर, नेम ऑफ सीए एज डायरेक्टर अपीयर इन प्रॉस्पेक्टस में बाकायदा आप नेम ऑफ सीए एज डायरेक्टर यूज़ कर सकते हो कि हमारा डायरेक्टर सीए है। बट आप ये सब नहीं कर सकते कि ये सीए जो है ये एक्सपर्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में, इसको स्पेशलाइजेशन है, इसको नॉलेज है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें शो कर दी कि आप एक्सपर्ट है, स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज है, तो आपने बताया सबसे पहले एक्सपर्ट है। अब जब एक्सपर्ट है तो आपने ये बोल दिया कि ये प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज का आपने हाईलाइट कर दी, स्पेशलाइजेशन में भी आपने प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज को हाईलाइट कर दी। तो इस तरीके से आप सॉलिसिट कर रहे हो वर्क। तो क्लॉज 6 और क्लॉज 7 दोनों में गिल्टी मान लिए जाओगे, और ये नवंबर 18 में क्वेश्चन आया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ की बात अपन ने पढ़ ली है। और इस तरीके से फॉल्स एडवर्टीजमेंट कराया है तो वही शेड्यूल 1 के पार्ट 3 क्लॉज 3 में आप गिल्टी हो जाओगे। अगर हम क्लॉज 6 और क्लॉज 7 की बात करें तो क्लॉज 6 में है सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम सीए इन प्रैक्टिस। क्लॉज 6 में क्या करते हैं कि हम सॉलिसिट कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्क, हम प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट कर रहे हैं। और क्लॉज 7 में क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट ऑफ सर्विसेज। तो क्लॉज 6 में क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क को जो है हम सॉलिसिट कर रहे हैं। और क्लॉज 7 में कोई सॉलिसिट करने से लेना देना नहीं है, बट वो अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज को हाईलाइट कर रहे हैं। अब जब एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज कर रहे हैं और उसका रीज़न, इसका इंटेंशन सॉलिसिट करना है, तो दोनों में गिल्टी हो जाएगा। इफ़ एडवर्टीजमेंट मोटो इज़ टू सॉलिसिट वर्क, अगर एडवर्टीजमेंट का मोटो, जो एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस इधर है, अगर इस मोटो टू सॉलिसिट वर्क, देन बोथ क्लॉजेस शैल अप्लाई। हाईलाइटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क, तो अगर आप हाईलाइट कर रहे हो प्रोफेशनल सर्विसेज टू सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क, क्वेश्चन में ऐसा आया था कि वो हाईलाइट कर रहा है अपनी प्रोफेशनल सर्विस टू सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क, तो आप हाईलाइट कर रहे हो मतलब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो प्रोफेशनल अटेनमेंट का और सर्विसेज का। तो हाईलाइटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, और काय के लिए हाईलाइट कर रहे हो प्रोफेशनल सर्विसेज टू सॉलिसिट द प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करने के लिए। ठीक है। अब सिचुएशन में अराइज, इस टाइप की सिचुएशन कब अराइज हो सकती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग स्पीच। क्वेश्चन में ऐसा आया था कि जब स्पीच आप डिलीवर कर रहे हो तो आपने अपने हाईलाइट करी प्रोफेशनल सर्विसेज एंड सॉलिसिट करा प्रोफेशनल वर्क, कि आपने स्पीच के दौरान हाईलाइट करी प्रोफेशनल सर्विसेज, आपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो डूइंग रिप्रेजेंटेशन, ऐसे सब चीज़ों में आप एडवर्टीजमेंट के साथ अगर आप सॉलिसिट भी कर रहे हो तो ये दिक्कत है, आप ये नहीं कर सकते। क्लॉज 8 की बात आती है तो ये सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सीए इन प्रैक्टिस जो है वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब मान लिया जाएगा, इफ़ ही एक्सेप्ट अ पोजीशन ऑफ ऑडिटर विच वॉज प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए। तो सीए इन प्रैक्टिस जो है शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाता है अगर वो एक्सेप्ट करता है पोजीशन। तो काय की पोजीशन एक्सेप्ट कर रहा है, पोजीशन ऑफ ऑडिटर विच वॉज प्रीवियसली हेल्ड, जो प्रीवियसली किसी अनादर सीए ने हेल्ड करा था। तो आप ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हो जिसको प्रीवियसली किसी ने हेल्ड करके रखा हुआ था, पर आपने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो विदाउट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग, तो आप विदाउट कम्युनिकेशन विथ हिम, आपने ना उससे कम्युनिकेट करा राइटिंग में, और आपने पोजीशन एक्सेप्ट कर ली जो विच वॉज प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए। तो किसी दूसरे सीए की पोजीशन को आपने एक्सेप्ट करा विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग टू देम इन राइटिंग, तो इसमें आप इधर गिल्टी हो जाओगे। तो चार्ट के फॉर्म में अगर अपन देखें तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है पोजीशन ऑफ ऑडिटर। अभी जो एक्सेप्ट कर रहा है पोजीशन ऑफ ऑडिटर, तो ये ऑल टाइप ऑफ ऑडिट पे एप्लीकेबल है। फिर बात आती है कि प्रीवियसली सच पोजीशन हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर, प्रीवियसली एक्सेप्ट कर रहा है ना पोजीशन, तो प्रीवियसली जो पोजीशन है वो हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर थी।
तो प्रीवियसली वो पोजीशन हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर है और बिना कम्युनिकेशन के हमने राइटिंग में उसे बिना कम्युनिकेशन इन राइटिंग हमने पोजीशन एक्सेप्ट करी है और हमने एक पोजीशन एक्सेप्ट करी है विदाउट कम्युनिकेटिंग टू देम इन राइटिंग, तो हम गिल्टी माने जाएंगे। और विदाउट कम्युनिकेटिंग टू देम इन राइटिंग, अब राइटिंग में कम्युनिकेशन करना है तो राइटिंग में भी एक स्पेसिफिक तरीका है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, तो ये दोनों चीज़ें कवर है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मतलब कि व्हाट्सएप में डबल टिक और वो भी ब्लू वाला, तो ये सब चीज़ें हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। इंस्टेंसेस ये है, इंस्टेंसेस में मतलब कि कुछ क्वेश्चन के एक्सेप्ट है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो पोजीशन ऑफ ऑडिटर, अगर आप ऑडिटर की पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आप ऑडिटर की पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये जो ऑडिटर की पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये रिप्लेसमेंट पोजीशन है कि प्रीवियसली वो सच पोजीशन कोई दूसरा अनदर ऑडिटर हेल्ड करता था और अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये रिप्लेसमेंट पोजीशन है, पर ये पैरेलल पोजीशन नहीं है। मतलब कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर तो आप प्रीवियसली सच पोजीशन हेल्ड बाय अनदर इंटरनल ऑडिटर, तो विदाउट कम्युनिकेटिंग टू देम इन राइटिंग आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब कम्युनिकेटिंग टू देम, वो देम क्या है, वो देम है जो पर्सन पहले था उस जगह अपॉइंटेड, तो आपको पहले उस इंटरनल ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आपको फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पोजीशन। अब पॉइंट ये है कि क्या आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई चीज़ कम्युनिकेट करोगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये कम्युनिकेट नहीं करोगे क्योंकि उससे आपका लेना देना ही नहीं है, तो ये पैरेलल पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब हमको उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर हमने उनको कम्युनिकेट नहीं भी करा और पोजीशन एक्सेप्ट कर ली तो भी चलेगा क्योंकि वो पैरेलल पोजीशन पे, वो इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, चलो ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं। राइट, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, तो ये सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट पे एप्लीकेबल है। कम्युनिकेशन इन राइटिंग में रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों चीज़ें इधर कवर करता है, पर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और लेटर ये कवर नहीं करता है, तो लेटर और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इधर कवर नहीं करता है ये। हाँ, अब सिचुएशन ऑकर, अब पर्टिकुलर अभी हमने क्या पढ़ा कि रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट से कि हमने भेजा, उसने रिसीव करा, उसने पढ़ा, तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। अब बात ये आती है कि इस एक सिचुएशन ऑकर हो सकती है जब बिना रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के भी हम ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्हेन देयर इज नो टाइम टू वेट, और जब जहाँ पे वेट करने का कोई टाइम नहीं है तो ऑडिटर कैन एक्सेप्ट कैन स्टार्ट टू कमेंस दी ऑडिट। जब कोई वेट करने का टाइम नहीं हो तो ऑडिटर कमेंस कर सकता है ऑडिट सब्जेक्ट टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो उस केस में क्या करेगा, वो जैसे ही डिस्पैच करेगा तो वो एज्यूम कर लेगा कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो अपनी पोजीशन एक्सेप्ट करके ऑडिट स्टार्ट कर देगा जब देयर इज नो टाइम टू वेट, और ये सिचुएशनल केसेस है। एक्सेप्शन से व्हेन ऑडिटर वोंट एक्सेप्ट द पोजीशन, अभी हमने पढ़ा कि ऑडिटर पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर एक्सेप्ट करना है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा राइटिंग में। पर अब पॉइंट ये आ रहा है कि ऑडिटर इस केस में तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पोजीशन, इस केस में तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते अगर ऑडिटर ने अगर देखा है कि कंपनी ने कंप्लायंस नहीं करा 139 और 140 का, रीड विद 141 के डिस्क्वालिफिकेशन जो है, तो ठीक है आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते पोजीशन। फिर बात आती है कि नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेबल ऑडिट फीस, कि यार जो पर्टिकुलर अनडिस्प्यूटेबल ऑडिट फीस थी, अनडिस्प्यूटेबल ऑडिट फीस मतलब ऑडिट फीस ऐसी जिसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो कम से कम वो तो पे कर दो ना प्रीवियस ऑडिटर को। पर आपने प्रीवियस ऑडिटर को रिमूव कर दिया, आपने उसको पे नहीं करा और आप नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं होगा, ऑडिटर मना कर देगा, बोलेगा कि पहले जो अनडिस्प्यूटेबल ऑडिट फीस है उसको पे करो। पर जब सिक कंपनी का केस आता है तो ये अनडिस्प्यूटेबल ऑडिट फीस होता है वही ना जो फीस आउटस्टैंडिंग में शो हो रही है, फीस आउटस्टैंडिंग में शो हो रही है बैलेंस शीट में। अब उसका एक्सेप्शन ये है कि अगर सिक यूनिट ऐसा करे तो चलेगा, मतलब कि सिक यूनिट के रिस्पेक्ट में अनडिस्प्यूटेबल ऑडिट फीस थी, अब सिक यूनिट उसको पे नहीं कर पा रही है, अब उसने ऑडिटर को रिमूव करा और नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है, तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये सिक यूनिट जो है वो एक्सेप्शन में कवर है। तो सिक यूनिट इज अनेबल टू पे अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी, देन टू ऑडिटर कैन एक्सेप्ट ऑडिट। अब थर्ड, इफ रिमूवल इज ड्यू टू इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर पुराने ऑडिटर का रिमूवल इसलिए करा ड्यू टू इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्योंकि क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करी थी, क्योंकि क्वालिफाइड रिपोर्ट को इशू करा था, तो इफ रिमूवल इज ड्यू टू इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, और इवन दो एटीट्यूड ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर वॉज प्रॉपर, रिटायरिंग ऑडिटर जब रिटायर हो रहा था, रिटायरिंग ऑडिटर की बात करी जाए तो रिटायरिंग ऑडिटर का एटीट्यूड भी प्रॉपर था।
अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही दिक्कत ऐसी थी कि हमको क्वालिफाइड रिपोर्ट तो इशू करनी पड़ेगी। अब उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करी और उसको भगा दिया, तो अब नए ऑडिटर को अपॉइंट करे तो नया ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसको पता है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करना जेन्युइन था और एटीट्यूड ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर भी प्रॉपर था। पर अगर उसको लगता है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट जो रिटायरिंग ऑडिटर ने इशू करी है वो तो सिर्फ खुन्नस खाने के लिए करी है या झगड़े में करी है या कोल्ड वॉर था तो उसके लिए करी है, तो भैया उस केस में ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा ऑडिट फी। अंडर कटिंग ऑफ फी हो रही है, प्रीवियस ऑडिटर की अंडर कटिंग ऑफ फी हो रही है, तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर अगर अंडर कटिंग जस्टिफाइबल थी तो फिर एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो, इन दो चीज़ में ऑडिट का सब्जेक्टिव ओपिनियन है। ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि अगर एटीट्यूड रिटायरिंग ऑडिटर का प्रॉपर था कि नहीं था, और रिटायरिंग ऑडिटर का एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं होगा तो भैया उस केस में आप एक्सेप्ट कर सकते हो पोजीशन, या अंडर कटिंग ऑफ फीस अगर जस्टिफाइबल है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो पोजीशन। तो सिंपल सी बात है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करने के बाद आपको वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू एक कंडीशन है, कंडीशन एक्सेप्टेंस, जहाँ पे आपने कम्युनिकेट नहीं करा, आपने सिर्फ डिस्पैच करा और डिस्पैच करके आपने वर्क स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब आपके पास कोई टाइम नहीं था ऑडिट करने के लिए, तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और इसमें और कुछ तो नहीं था, ठीक है। अब क्लॉज 9 आ जाता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है अपॉइंटमेंट। इसके पहले क्या था, एक्सेप्ट कर रहा है पोजीशन विदाउट कम्युनिकेटिंग। तो सीए इन प्रैक्टिस को दो चीज़ करनी पड़ती है, पोजीशन एक्सेप्ट करने के पहले बाकायदा उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा और बाकायदा उसको ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी कि जो कंपनी है वो 139, 140, 141 का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर अभी अपन चार्ट से देखा तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो एक्सेप्ट कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर या एक्सेप्ट कर रहा है पोजीशन ऑफ ऑडिटर विदाउट ए सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ 139, 140 और 141, तो बिना ये चेक करे कि 139, 140, 141 का कंप्लायंस करे, बिना 139, 140, 141 का कंप्लायंस करे, बिना 139, 140, 141 का कंप्लायंस करे, अगर वो चेक ही नहीं कर रहा है कि कंपनी ने 139, 140, 141 का कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है और वो ऑडिटर की पोजीशन को एक्सेप्ट करा है, तो वो गिल्टी मान दिया जाएगा। अब ऑडिटर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कौन सी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि सबसे पहले आप कंप्लायंस चेक करो क्लॉज 9 के अंदर और कम्युनिकेट भी करो पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले प्रीवियस ऑडिटर से। अब सम ग्लिम्स ऑफ 139, 140, 141। अब 139, 140, 141 तो कंपनी ऑडिट में आता है, पर कुछ ग्लिम्स ऐसे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर की बात करें तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड अपॉइंट करता है 30 दिन के अंदर। बोर्ड फेल हो जाती है तो मेंबर अपॉइंट करता है 90 दिन में। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें फर्स्ट ऑडिटर में 60 होते हैं तो कैग अपॉइंट करता है 60 दिन में, कैग फेल तो बोर्ड और बोर्ड फेल तो मेंबर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में नॉन गवर्नमेंट अगर कंपनी है तो मेंबर पहली एजीएम में करते हैं, जो जिसका कंक्लूजन होता है टिल द 6th एजीएम, उसका टेन्योर होता है। और गवर्नमेंट कंपनी में जो कैग है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड से 180 दिन में जो है वो ऑडिट जो है वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करती है, जिसका टेन्योर होता है टिल द नेक्स्ट एजीएम। अब कैजुअल वैकेंसी में जो है बोर्ड फिल करता है, बोर्ड अगर फेल हो जाए तो हाँ बोर्ड फिल करता है वैसे तो कैजुअल वैकेंसी, पर रेजिग्नेशन वाला केस हो तो बोर्ड के बाद मेंबर्स को अप्रूव, बोर्ड के अपॉइंटमेंट के बाद मेंबर्स को अप्रूव करता है। वो कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी के केस में कुछ भी केस हो, सेंटर जो कैग है कैग पहले अपॉइंट करती है और अगर कैग फेल हो जाए तो फिर बोर्ड अपॉइंट करती है। तो इस तरीके से हमने जो है कंपनी ऑडिट के सेक्शंस देखे। और फिर बात यह है कि कुछ चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि नो पार्टनर शैल बी कॉमन इन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग फर्म ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 139, 140, 141 में हमको ये भी सब चेक करना पड़ेगा कि जो प्रीसीडिंग फर्म है, जो रिटायरिंग फर्म है, उसका पार्टनर, जो नई फर्म अपॉइंट हुई है उसका पार्टनर, तो प्रीसीडिंग फर्म और सक्सीडिंग फर्म में कोई भी पार्टनर कॉमन नहीं होने चाहिए। नो पार्टनर शैल बी कॉमन, और अगर कॉमन होते हैं ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है। और पर्सन हो, अब इसमें सेम ये मतलब कि सिंपल से वाले नेटवर्क फर्म नहीं होना चाहिए। और नेटवर्क फर्म में ये भी है कि पर्सन जो सर्टिफाई करता था उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पर्सन जो सर्टिफाई करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी के, वो रिटायर हो रहा है फर्म से, तो पर्सन जो सर्टिफाई करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्सन जो पर्टिकुलर सर्टिफाई करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्सन जो सर्टिफाई करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिटायर हो रहा है फर्म से और ज्वाइन अनदर फर्म। तो पर्सन जो सर्टिफाई करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो कंडीशन है कि वो वहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई भी करता था, वो फर्म को रिटायर हो रहा है और ज्वाइन करा है अनदर सक्सीडिंग फर्म एज पार्टनर। तो भाई अगर वो ज्वाइन कर रहा है सक्सीडिंग फर्म एज पार्टनर तो वो भी नेटवर्क फर्म में आ जाएगा, तो वो फर्म भी डिस्क्वालीफाइड है।
वैकेंसी इज क्रिएटेड बट फर्स्ट देन देयर मस्ट बी वैलिड अपॉइंटमेंट। सबसे पहले एक वैलिड अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तब वैकेंसी क्रिएट होती है। एन अपॉइंट एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर, एक वैलिड अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंट को बाकायदा ऑडिटर एक्सेप्ट करता है, फिर वैकेंसी क्रिएट होती है। ऐसा नहीं होता है कि वैलिड अपॉइंटमेंट हुआ नहीं और ऑडिटर ने वेकेट कर, वैलिड अपॉइंटमेंट अगर हुआ ही नहीं और ऑडिटर ने ऑडिट को डिक्लाइन कर दिया कि मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं होऊंगा, तो सिंपल सी बात है कि वैलिड अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि वैलिड अपॉइंटमेंट तब माना जाता है जब ऑडिटर एक्सेप्टेंस देता है। अब जब ऑडिटर अगर चीज़ों को डिक्लाइन कर रहा है तो इसका मतलब ऑडिटर एक्सेप्टेंस से ही डिक्लाइन कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वैलिड अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, और वैलिड अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है तो कैजुअल वैकेंसी की तो बात ही नहीं आती है। तो इस तरीके से हमने जो है क्लॉज 9 को भी देखा। फिर अगर बात आती है क्लॉज 10 की, तो क्लॉज 10 में ऐसा है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो चार्ज कर रहा है, ऑफर्स टू चार्ज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या ऑफर टू एक्सेप्ट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, एनी फी विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सीए इन प्रैक्टिस जो है वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। सीए इन प्रैक्टिस वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब मान लिया जाएगा? अगर वो चार्ज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, चार्ज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, एनी फी, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के बदले में कोई सी फीस सामने वाला चार्ज करता है या एक्सेप्ट करता है, और वो फीस जो है वो चार्ज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, विच इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे कर रहा है कि कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से फीस डिटरमाइन कर रहा है। ये कंपनी के अंदर जितना फाइंडिंग्स है, कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स, जितनी फाइंडिंग्स निकलती है कंपनी की, ये कंटिजेंट ऑन रिजल्ट, वो कंटिजेंट ऑन रिजल्ट के बेसिस पे या कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स के बेसिस पे, कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स के बेसिस पे या कंटिजेंट ऑन रिजल्ट के बेसिस पे अगर वो जो है फीस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो चार्ज कर रहा है फीस को या एक्सेप्ट कर रहा है, तो चार्ज या एक्सेप्ट कर रहा है फीस, चार्ज या एक्सेप्ट कर रहा है फीस। जो फीस का बेसिस क्या है? प्रॉफिट का बेसिस है। फीस का बेसिस ये है कि कंपनी का जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से फीस चार्ज कर रहा है। कंपनी की जो कंटिजेंट है फाइंडिंग्स, कंपनी की जो फाइंडिंग्स है, जो कंटिजेंट है, उसके बेसिस पे जो है वो फीस चार्ज कर रहा है कि ये, और या तो कंपनी के कंटिजेंट ऑन रिजल्ट जो फीस है वो कंटिजेंट ऑन रिजल्ट है, तो फीस जो कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स है, फीस कंटिजेंट ऑन रिजल्ट है या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, तो उस केस में आप जो है ये मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा। बट रेगुलेशन 192 परमिट करता है केसेस जहाँ पे आप परसेंटेज फीस चार्ज कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा कि परसेंटेज फीस चार्ज नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ सिचुएशन में आप परसेंटेज फीस चार्ज कर सकते हो। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे कि ये जो क्लॉज है उसके एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन में यही है सबसे पहले रेगुलेशन 192 कि आप जो है रेगुलेशन 192 में जो केसेस दे के रखे हैं उसमें जो फीस है वो एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या एज पर्टिकुलर परसेंटेज आप चार्ज कर सकते हो, या अगर फीस को फिक्स करा है कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, जो जिस भी तरीके से फिक्स करा हो, फिर वो वैलिड रहेगा। और भले ही अब जो है कोर्ट ने फीस फिक्स करी हो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे, चलेगा क्योंकि वो कोर्ट ने फिक्स करा है, तो इस केस में चलेगा। अब रेगुलेशन 192, अब रेगुलेशन 192 क्या होता है कि केसेस वी हैव परसेंटेज ऑफ फीस कैन चार्ज, तो केसेस वी हैव परसेंटेज ऑफ फीस कैन चार्ज, तो कौन कौन से केसेस है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीस चार्ज कर सकते हैं? तो कौन कौन से केसेस है? रिसीवर, लिक्विडेटर। तो रिसीवर और लिक्विडेटर जो है वो परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन की बेसिस पे, क्योंकि रिसीवर क्या करता है, लिक्विडेटर क्या करता है, असेट बेचते हैं, असेट बिकवाने में मदद करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन वो फीस चार्ज कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर केस हुआ तो परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या प्रॉफिट के बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो। वैल्यूअर है तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू के बेसिस पे, एमसीएस है तो परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिजल्ट पे, या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है ना, तो जितनी फाइंडिंग्स और रिजल्ट, जितनी फाइंडिंग्स है परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, तो उसके बेसिस पे आप कंसल्टेंसी दे रहे हो तो उसके बेसिस पे आप परसेंटेज फीस चार्ज कर सकते हो। फंड रेजिंग सर्विसेज में जितना आपने फंड रेज करा है उसके थ्रू आप जो है फीस चार्ज कर सकते हो। फंड रेजिंग सर्विसेज में परसेंटेज ऑफ फंड रेज के बेसिस पे आप फीस चार्ज कर सकते हो। डेप्ट रिकवरी, डेप्ट रिकवरी में परसेंटेज ऑफ रिकवरी के बेसिस पे आप फीस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये मई 20 के आरटीपी में क्वेश्चन आया था डेप्ट रिकवरी वाला सीन, कि डेप्ट रिकवरी कर रहे हो तो कितना आपने रिकवरी करा उसके परसेंटेज बेसिस पे आप जो है वो फीस आप चार्ज कर सकते हो। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में परसेंटेज ऑफ बेनिफिट के रिस्पेक्ट में कि कितना आपने बेनिफिट प्रोवाइड करवाया उसके बेसिस पे आप जो है वो फीस चार्ज कर सकते हो। अब बात आती है कि फंड रेजिंग में क्या क्या चीज़ें कवर है, तो फंड रेजिंग में क्या क्या चीज़ें कवर है, क्या चीज़ कवर नहीं है। फंड रेजिंग में एक क्वेश्चन आया था नवंबर 18 में जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि सीए एग्जामिन करा है एंड रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है कि सीए ने एग्जामिन करा
रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सीए ने पर्टिकुलर एग्जामिन करा और फिर रिपोर्ट कर दिया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, काय के लिए, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए या सैंक्शनिंग करना लोन फ्रॉम बैंक। अब जब कैश क्रेडिट फैसिलिटी और सैंक्शनिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो उस केस में ये फंड रेजिंग सर्विसेज में नहीं आता है। मतलब कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी कि अगर हम कोई सा भी फंड रेजिंग में मदद कर रहे हैं, बट ये फंड रेजिंग अगर हम बैंक से करवा रहे हैं या कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं या सैंक्शनिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो इसको फंड रेजिंग सर्विसेज में इंक्लूड नहीं किया गया है। नवंबर 18 में आया था क्वेश्चन। तो इसमें से यही है, इसका चार्ट है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो चार्ज कर रहा है या ऑफर टू चार्ज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या ऑफर टू एक्सेप्ट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, तो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में वो जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है, वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में वो फीस चार्ज कर रहा है या फीस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो फीस भी एक्सेप्ट कर रहा है बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज फीस, या फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, या फीस बेस्ड ऑन कंटिजेंट ऑफ फाइंडिंग्स और रिजल्ट। और एक्सेप्शन ये है 192 और कोर्ट अथॉरिटी और रेगुलेटर ने अगर फिक्स करके रखा हो तो। क्लॉज 11 है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इंगेज है किसी बिजनेस में और ऑक्यूपेशन में अदर देन प्रोफेशन। सीए प्रोफेशन के अलावा अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इंगेज है, तो सीए प्रोफेशन के अलावा अगर वो इंगेज है किसी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में तो वो गिल्टी है। तो सीए प्रोफेशन के अलावा आप किसी भी अदर देन सीए प्रोफेशन आप किसी भी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में आप एंगेज नहीं हो सकते, आप गिल्टी मान लिए जाओगे अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। पर अगर काउंसिल ने उसे परमिट करके रखा है तो फिर आप गिल्टी नहीं हो, क्योंकि उसमें काउंसिल ने ही बोल के रखा है कि भैया आप इस टाइप की बिजनेस कर सकते हो। तो काउंसिल ने कौन कौन से बिजनेस परमिट करके रखे हैं, तो ये सब हम देखेंगे। तो चार्ट में क्या है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इंगेज है इन बिजनेस और प्रोफेशन। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इंगेज है किसी बिजनेस में या प्रोफेशन में अदर देन सीए प्रोफेशन अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। तो अगर इधर ये सब करा है तो गिल्टी हो जाएगा, पर अनलेस अगर काउंसिल ने परमिट करा है तो फिर वो गिल्टी नहीं होगा। तो काउंसिल ने जो परमिट करा है वो रेगुलेशन 190A में है। तो काउंसिल ने क्या परमिट करके रखा हुआ है, सबसे पहले तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इसमें अब नोट देखते हैं। नोट में बोला है कि जो मेंबर है वो डायरेक्टर बन सकता है। ये नोट दे के रखा था क्लॉज के बाद कुछ नोट्स दे के रखे हैं। वो नोट्स में पहला नोट यही है कि मेंबर में बिकम डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो मेंबर डायरेक्टर बन सकता है इन अ कंपनी प्रोवाइडेड ही और एनी ऑफ हिज पार्टनर इज नॉट इंटरेस्ट इन सच कंपनी एज एन ऑडिटर। तो मेंबर कैन बी डायरेक्टर इन अ कंपनी, मेंबर डायरेक्टर बन सकता है कंपनी में प्रोवाइडेड उसका पार्टनर, मेंबर का पर्टिकुलर पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं हो एज एन ऑडिटर। तो अगर मेंबर का पार्टनर जो है वो मेंबर का जो पर्टिकुलर पार्टनर है या वो खुद ही उस कंपनी में अगर ऑडिटर है तो फिर आप वहाँ के डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। तो ये हमने नोट पढ़ा। और मेंबर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, पर हाँ सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक अप्रूवल कि अगर स्पेसिफिक अप्रूवल मिल जाए तो मेंबर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर बन जाएगा। अब आ रही है बात 141(3)(c) की। 141(3)(c) में कोई डिस्क्वालिफिकेशन से हम वो उसको समझ लेते हैं कि कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय, कंपनी का कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर और एम्प्लॉय होगा, क्लाइंट का कोई कंपनी है, कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय के साथ क्या पार्टनर, ऑफिसर के कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर और एम्प्लॉय। तो कंपनी का ऑफिसर है पर वो उसका एक बिजनेस भी है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान के साथ पार्टनरशिप है। ये कंपनी का ऑफिसर है, उस ऑफिसर का खुद का भी कुछ एक बिजनेस है जहाँ पे वो एम्प्लॉय हायर करता है। तो वहाँ के पार्टनर, उस ऑफिसर के पार्टनर और एम्प्लॉय जो उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय के पार्टनर और एम्प्लॉय जो है उस कंपनी में जो है ऑडिट नहीं कर सकते। कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय तो वैसे भी नहीं कर सकते। फिर एक चीज़ ये थी कि पर्सन जिसके रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या एम्प्लॉयड है एज ए KMP और डायरेक्टर, तो फिर आप वो पर्सन पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये था कि पर्सन के रिलेटिव किसी कंपनी में एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर और KMP,
तो सपोज करो कि एक पर्सन है यू, और यू के डैड रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, हाँ 277 में रिलेटिव की डेफिनेशन में उसके डैड आते हैं। अब वो जो है डेफिनेशन में आते हैं, अब वो है वहाँ के डायरेक्टर उस कंपनी के। अब उस कंपनी के डायरेक्टर है तो बाकायदा जो पर्सन है वो जो है उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाएगा। अब रिलेटिव अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 77, तो ये रिलेटिव में ये है जो है स्पाउस पर्सन, उसकी स्पाउस, उसके ब्रदर सिस्टर, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, और इसके ब्रदर सिस्टर। अब ब्रदर सिस्टर के स्पाउस नहीं आएंगे इधर, तो ब्रदर एंड सिस्टर के जो स्पाउस है वो इधर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमने रिलेटिव सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 को कवर किया है, जिसमें स्टेप भी इंक्लूडेड है। अब ये हमने चीज़ समझी। फिर एक हमने ये समझा कि पर्सन या उसका पार्टनर किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है तो उस पर्सन का वो उस कंपनी का वो ऑडिट नहीं कर पाएंगे। फिर एक हमने यही पढ़ा कि उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर पर्सन या उसका पार्टनर इंटरेस्टेड हो एज एन ऑडिटर। और इधर बोल रहे हैं कि अगर पर्सन और पार्टनर किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो अगर इंटरेस्टेड है तो पर्सन और पार्टनर जो है इस कंपनी में ऑडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कंपनी का हम उसी कंपनी में इंटरेस्टेड है तो उस कंपनी का ऑडिट हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको समझा है। अब काउंसिल ने कुछ जनरल परमिशन दे के रखी है बिजनेस में। प्राइवेट ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूटर, आप प्राइवेटली लोगों को पढ़ा रहे हो, पर अगर आप कोचिंग दे रहे हो तो एक तरीके से फिर उसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगी। तो आप प्राइवेट ट्यूटर हो, जनरल परमिटेड है। इंस्टीट्यूट में आप पार्ट टाइम ट्यूटर बन सकते हो, बुक लिख सकते हो, प्रोफेशनल जर्नल लिख सकते हो, तो जैसे कंपनी ऑडिट की जर्नल, टैक्स की जर्नल, लॉ की जर्नल आप लिख सकते हो। पर अदर देन प्रोफेशनल जर्नल है, जैसे स्टॉक मार्केट की जर्नल है, म्यूचुअल फंड्स की जर्नल है, तो आप वो नहीं लिख सकते। अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जो होता है वो अदर देन प्रोफेशनल जर्नल है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि प्रोफेशनल जर्नल और अदर देन प्रोफेशनल जर्नल है। तो सिंपल सी बात है, लॉ, टैक्स और ऑडिट हमारे स्कोप में आता है, और सिंस अब वो हमारे स्कोप में आता है तो वो प्रोफेशनल जर्नल में आ जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट अंडर सीए इंडिविजुअल और सीए फर्म, एम्प्लॉयमेंट अंडर सीए इंडिविजुअल और सीए फर्म, तो क्या बोल के रखा है कि एम्प्लॉयमेंट अंडर सीए इंडिविजुअल और सीए फर्म, पर्सन सीए इन प्रैक्टिस है तो वो किसी सीए इंडिविजुअल या सीए फर्म के अंडर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो पर्सन सीए इन प्रैक्टिस है वो किसी पर्टिकुलर सीए फर्म या सीए इंडिविजुअल के अंदर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो प्राइवेट ट्यूटर है, बन सकता है। इंस्टीट्यूट का पार्ट टाइम ट्यूटर बन सकता है, घर घर जाके लोगों को प्राइवेट ट्यूशन दे सकता है। ऑथर बुक लिख सकता है, तो कोई सी भी बुक आप लिख सकते हो। प्रोफेशनल जर्नल आप बना सकते हो। एम्प्लॉयमेंट है, किसी अनदर सीए फर्म या सीए इंडिविजुअल के अंदर आप एम्प्लॉयड हो सकते हो, एग्जाम में अपियर हो सकते हो। ऑनररी ऑफिस अगर आपको मिला है एनजीओ में, किसी एनपीओ में, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। वैल्यूअर बन सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ पेपर कर सकते हो। सर्वेयर जो है आप बन सकते हो। नोटरी पब्लिक और मजिस्ट्रेट में कोई से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो। रिकवरी कंसल्टेंट की बात करिए, रिकवरी एग्जीक्यूशन की बात नहीं करिए। रिकवरी के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आप खुद ही वसूली भाई बन गए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो, जो कि विशाल भत्तर सर करते हैं, जो है रिकवरी करते हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। फिर पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस आप होल्ड कर सकते हो, तो पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस आप होल्ड कर सकते हो। बाकायदा एमपी एमएलए में आप पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस आप होल्ड कर सकते हो, बट हाँ आप वो डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आप वो पोजीशन तो होल्ड कर सकते हो और अटेंड कर सकते हो क्लास, और होल्ड कर सकते हो एजेंसी लाइसेंस और लाइफ इंश्योरेंस के एजेंसी के जो भी लाइसेंस है वो आप लाइसेंस होल्ड कर सकते हो फॉर रिन्यूअल कमीशन। फॉर रिन्यूअल कमीशन की एग्जिस्टिंग में जो एजेंसी है, जो पॉलिसी होल्डर्स है, उनकी पॉलिसीज़ को रिन्यूअल करने के लिए जो आपको रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है तो वो आप करवा सकते हो। पर आप नए जो है लाइसेंस या नई पॉलिसीज आप इशू नहीं कर सकते। तो आप लाइसेंस होल्ड कर सकते हो, आपके पास एजेंसी का लाइसेंस है, वो आप एजेंसी के लाइसेंस को होल्ड करो। आपके पास एजेंसी का पर्टिकुलर लाइसेंस है, आप उसको होल्ड करो, बट आप उससे आप नए पॉलिसी होल्डर को जो है पॉलिसी इशू नहीं करोगे। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है उनके साथ उनकी पॉलिसी को रिन्यू करने में जो आपको कमीशन मिल रहा है वो सब चीज़ें चलेगी। किसके लिए स्पेशल परमिशन है? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने एक एम्प्लॉयमेंट पढ़ा कि वो एम्प्लॉयमेंट है अंडर सीए इन प्रैक्टिस या सीए फर्म के अंदर एम्प्लॉयमेंट।
इधर बात कर रहे हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। और जब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो किसी भी नॉन बिजनेस कंसर्न में आप फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। तो अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हो किसी नॉन बिजनेस कंसर्न में, मतलब आप सिंपल सी बात है कोई सा एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हो, तो आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये आया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी में आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हो। तो फाइनेंशियल मैनेजर हो तो क्या आप एम्प्लॉयमेंट में तो हो, और चलो वैसे भी आप कहीं एम्प्लॉयड हो, तो सिंस आप एम्प्लॉयड हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर नॉन बिजनेस कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न है तो भी आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी। पर सब्जेक्ट टू, अब ऐसा है कि अगर बिजनेस कंसर्न में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो अगर वो बिजनेस कंसर्न में आपका जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो फिर आपको तो स्पेशल परमिशन मिलेगी ही नहीं, और आप तो उस पर्टिकुलर फिर तो आप ऐसा है कि आपको अलाउड ही नहीं है। यू जनरली क्या है कि नॉन बिजनेस कंसर्न में और बिजनेस कंसर्न में आपको अलाउड था इस तरीके से कि आप स्पेशल परमिशन ले लो। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपका या आपके रिलेटिव का ऐसा इंटरेस्ट है, तो सिंपल सी बात है, तो उस केस में तो आप बिजनेस ही करो, आप वो दो चीज़ें नहीं कर पाओगे। एमडी फुल टाइम डायरेक्टर आप बन सकते हो, इंटरेस्ट आपका फैमिली बिजनेस में हो तो आप बाकायदा इंटरेस्ट आपका फैमिली बिजनेस में है, तो अगर आप फैमिली बिजनेस का वर्क कर रहे हो, आप उधर एम्प्लॉयड नहीं हो पर आपका फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप वो फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हो। और इंटरेस्ट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है कि आप वहाँ के प्रिंसिपल हो, तो वो सब चीज़ें चलेगी। क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमने ट्यूटर की तो बात ही कर ली है, पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए आपको काउंसिल को स्पेशली बताना पड़ेगा। फिर अदर देन ICAI फुल टाइम ट्यूटर और पार्ट टाइम ट्यूटर, हाँ, और ICAI के अलावा किसी आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर ICAI में आप अगर फुल टाइम पढ़ा रहे हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। फुल टाइम इधर पढ़ा रहे हो तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पार्ट टाइम तो अलाउड ही है, इसमें कोई रोक टोक ही नहीं है, उसके लिए तो काउंसिल ने जनरली परमिशन दे दी है। अदर देन प्रोफेशनल जर्नल एडिटर, तो हमने बात करी थी कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में आपको जो है पर्टिकुलर जो अदर देन प्रोफेशनल जर्नल एडिटर है तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें नई चीज़ ये है जिसमें मई 18 में क्वेश्चन आया, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव और कमोडिटी मार्केट। तो अगर डेरिवेटिव और कमोडिटी मार्केट वाले केस में आपको जो है स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको साथ में आप डेरिवेटिव में भी ट्रेड करते हो, कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करते हो। ये CA इन प्रैक्टिस के लिए है। अब क्लॉज 12 क्या होता है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो अलाउ करता है पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर, अगर वो अलाउ करता है उन पर्सन को जो मेंबर नहीं है, या तो वो पर्सन मेंबर तो है पर वो पार्टनर नहीं है, टू साइन ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे, या फर्म के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं। क्या साइन कर रहे हैं? बैलेंस शीट, P&L, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, तो ये तो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट और सर्टिफिकेट भी आ गए। तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कब मान लिए जाएंगे? CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो अलाउ करते हैं, पर्सन नॉट बीइंग हिज मेंबर, तो अलाउ करते हैं पर्सन नॉट बीइंग मेंबर, अलाउ करते हैं उन पर्सन को जो मेंबर नहीं है, और जो मेंबर है पर वो पार्टनर नहीं है, उनका अलाउ करते हैं कि वो साइन करे मेरे बिहाफ पे या मेरी फर्म के बिहाफ पे ऑन बैलेंस शीट, P&L, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये नहीं चलेगा। मीन्स क्या चलेगा कि जो मेंबर हो वो पार्टनर होना जरूरी है, तभी जाकर वो साइन कर सकता है मेरे बिहाफ पे। अभी हमने बात करी थी क्लॉज, अगर क्लॉज 1 की बात करें तो क्लॉज 1 में हमने ये पढ़ा था कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउड टू एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम या फर्म नेम। और उधर है कि इफ एनी पर्सन साइन, उधर साइन की बात कर रहा है, और इधर बात कर रहा है प्रैक्टिस की। मतलब कि CA इन प्रैक्टिस पार्टनरशिप में हो या CA इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय हो, और CA इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय हो सकता है। अभी अपन ने क्लॉज 11 में पढ़ लिया कि एम्प्लॉयमेंट अंदर CA और CA फर्म। तो CA इन प्रैक्टिस से पार्टनरशिप हो, CA इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय हो, तो ये प्रैक्टिस कर सकता है, इसके बिहाफ पर जब बात आती है कि
पर वो साइन नहीं कर सकता। अगर सीए इन प्रैक्टिस अगर एम्प्लॉय हो तो साइन नहीं कर सकता, क्योंकि उस केस में सीए इन प्रैक्टिस को जो है पार्टनर होना जरूरी है। और साइन किस पे? बैलेंस शीट, पीएनएल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मतलब कि इसके अलावा तो किसी पे भी साइन करो चलेगा, पर अगर आप इस पे साइन कर रहे हो तो बाकायदा सीए इन प्रैक्टिस को पार्टनर होना जरूरी है। तो एक्सेप्शन क्या है? रूटीन डॉक्यूमेंट कैन बी साइन बाय एनीवन। तो बोल के रखा है कि जो रूटीन डॉक्यूमेंट है, बोल के रखा है कि जो रूटीन डॉक्यूमेंट है वो तो कोई भी साइन कर सकता है। तो जो रूटीन डॉक्यूमेंट है वो तो कोई भी साइन कर लेगा। तो रूटीन डॉक्यूमेंट कैन बी साइन बाय एनीवन। तो रूटीन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि इशूइंग क्वेश्चनर, कि हम क्वेश्चनर इशू कर रहे हैं क्वेश्चनर, ऑडिट क्वेरी रेज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटीज। और हाँ, रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटीज़ ये रूटीन मैटर में आते हैं। पर अगर आप नेट वर्थ का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि रिपोर्ट में सर्टिफिकेट भी आता है। तो आप नेट वर्थ का सर्टिफिकेट है या स्टॉक सर्टिफिकेट है, इसको आप साइन कर रहे हो तो वो साइन जो है वो पर्सन के बिहाफ पे सिर्फ अनदर पार्टनर जो मेंबर है वही कर सकता है। तो हमने यही इसका चार्ट देखा है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो अलाउ करता है पर्सन को, और सीए इन प्रैक्टिस मिसकंडक्ट में तब मान लिया जाता है अगर वो अलाउ करता है पर्सन को। क्या पर्सन को अलाउ करता है कि साइन कर मेरे बिहाफ पे, अलाउ पर्सन टू साइन अदर देन पर्सन बीइंग मेंबर और पार्टनर। तो जो मेंबर और पार्टनर है उसके अलावा अगर कि वो किसी अनदर पर्सन को साइन करने का बोलता है, और साइन किस पे? टू साइन ऑन हिज बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन एनी बैलेंस शीट, पीएनएल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अलाउड नहीं है। मतलब कि बैलेंस शीट मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा। मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके लिए तो बाकायदा जो है साइन मेंबर और पार्टनर को ही करनी पड़ेगी। हाउएवर कि अगर रूटीन डॉक्यूमेंट है तो कोई भी साइन कर सकता है उसके बिहाफ पे, इवन आर्टिकल तक भी साइन कर सकता है, क्योंकि कोई भी साइन कर सकता है। मेंबर और पार्टनर के अलावा कोई भी साइन कर सकता है, मेंबर पार्टनर भी कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसके बिहाफ पे या फॉर्म के बिहाफ पे जो है रूटीन डॉक्यूमेंट में कोई भी साइन कर सकता है। रूटीन डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट इधर कवर नहीं है, ऑडिट क्वेरी है, रिप्रेजेंटेशन बिफोर क्लाइंट है, तो ऑडिट ऑथोराइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइंट बिफोर अथॉरिटीज है, तो ये सब चीज़ें कवर नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट शेड्यूल ओवर होता है। और फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली इतने ही, यही क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे। और अब हम आते हैं पर्टिकुलर फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 पे। और फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में जो सीए इन प्रैक्टिस के लिए था, अब वही सीए इन प्रैक्टिस में जो था पार्ट 2 और पार्ट 3 वो इधर सीए इन सर्विस के लिए है। तो क्या बोला गया है कि सीए इन सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पे कर रहा है, अलाउ कर रहा है या एग्री टू पे कर रहा है, अलाउ कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शेयर इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट का कुछ शेयर वो पे कर रहा है। वो उधर क्या था? प्रोफेशनल फीस और प्रॉफिट में से शेयर, ब्रोकरेज और कमीशन वो पे कर रहा है। वो इधर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में, वो इधर क्या बोल रहा है कि प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में वो अपना इमोल्यूमेंट शेयर कर रहा है। तो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट से है जो अपना प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के जो इमोल्यूमेंट है उसको वो शेयर कर रहा है, तो ठीक है, गिल्टी है। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पे कर रहा है, अलाउ कर रहा है या एग्री टू पे और अलाउ कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्या पे कर रहा है? अपने इमोल्यूमेंट का कोई सा पर्टिकुलर शेयर। अब सीए इन सर्विस में ऐसा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। सीए इन पर्सन अगर किसी से सीए इन सर्विस अगर किसी से एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट और गेन। तो सीए इन सर्विस जो है अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ फीस और प्रॉफिट और गेन, तो अगर एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ फीस जैसे वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ फीस फ्रॉम लॉयर, सीए, ब्रोकर, हो सकता है कि सीए इन सर्विस किसी पर्टिकुलर सीए फर्म के अंडर या किसी पर्टिकुलर बिजनेस का कंपनी के अंदर सीए इन सर्विस है। अब वहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर लॉयर को इंगेज कर रहा है कंपनी के साथ। अब लॉयर को जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से वो 10% लेता है। ये बोलता है कि मैंने तेरे को लगवाया, वहाँ पे मैंने तेरे को काम दिया है, तो उसकी मेरे को फीस दे। तो भैया ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो फ्रॉम लॉयर, सीए, ब्रोकर, तो एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ फीस, एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस। तो सीए इन सर्विस जो है वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम लॉयर, सीए, ब्रोकर। अगर वो फीस या प्रॉफिट और गेन्स जो है एज अ पार्ट ऑफ फीस
और प्रॉफिट और गेन वो एक्सेप्ट करा है लॉयर से, सीए से, ब्रोकर से, अगर वो एक्सेप्ट करा है तो गिल्टी मान लिया जाएगा। इंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन, किसी कंपनी ने, फर्म ने या पर्सन ने उसको इंगेज करा हो तो लॉयर की फीस में से आप कुछ रेफरल फ़ी है, सिंपल सी बात है, रेफरल फ़ी है। तो अगर आप रेफरल फ़ी ले रहे हो तो आप मिसकंडक्ट में मान लिए जाओगे। और फी एज अ पार्ट ऑफ फीस और प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी फर्म पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, एज अ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन अगर आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये सीए इन सर्विस के लिए मिसकंडक्ट है। तो सीए इन सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है फीस और प्रॉफिट, तो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है फीस और प्रॉफिट फ्रॉम लॉयर, अपन ने लॉयर पढ़ा, सीए पढ़ा, ब्रोकर पढ़ा, इंगेज बाय सच पर्सन, इंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन। तो लॉयर, सीए, ब्रोकर, इंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन ने अगर लॉयर, सीए, ब्रोकर को इंगेज करके रखा है तो इंगेज बाय सच लॉयर, कंपनी, फर्म और पर्सन, तो इंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन ने अगर उस लॉयर, सीए, ब्रोकर को इंगेज करके रखा है या कंपनी, फर्म और पर्सन के एजेंट और कस्टमर है, तो एजेंट और कस्टमर है, या कंपनी, फर्म और पर्सन ने अगर लॉयर, सीए, ब्रोकर को इंगेज करके रखा है या कंपनी, फर्म और पर्सन के एजेंट और कस्टमर है, अगर उससे कुछ फीस और प्रॉफिट जो है, फीस और प्रॉफिट ऑफ गेन वो है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भैया सिंपल सी बात है, आप ऐसे फीस और प्रॉफिट ऑफ गेन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप गिल्टी मान लिए जाओगे। फिर फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 आता है। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 ये बोलता है क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्योंकि पार्ट 3 में आते हैं 3 क्लॉज, तो 12(2), 3(2), तो 3 ये है कि सीए अब ये फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो सीए में जो सीए इन प्रैक्टिस है और सीए इन सर्विस दोनों पे लगता है, पर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो सीए इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही नॉट बीइंग अ फेलो एक्ट एज अ फेलो। आप फेलो नहीं हो बट आप फेलो जैसे दिखा रहे हो, आपके पास सीओपी नहीं है बट आप सीओपी जैसे दिखा रहे हो, पर सीओपी नहीं है और सीओपी जैसे दिखा रहे हो तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है वो एक्ट का जो शेड्यूल 2 में कवर है, जो पर्टिकुलर शेड्यूल 2 में कवर है, कि शेड्यूल 2 में पार्ट 2 के क्लॉज 1 में कवर है। इधर ये बोला है नॉट बीइंग अ फेलो, बीइंग अ एक्ट एज अ फेलो, आप फेलो नहीं हो पर आप फेलो जैसे दिखा रहे हो। क्लॉज 2 ये बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस सीए इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डजंट सप्लाई इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, तो वो डजंट सप्लाई, उसने सप्लाई नहीं करा इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, तो जो इन्फॉर्मेशन कॉल्ड कर रहे हैं उसने वो इन्फॉर्मेशन को सप्लाई नहीं करा, जो अथॉरिटीज़ मांग रही है इन्फॉर्मेशन उसने उसको सप्लाई नहीं करा, और जो इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायरमेंट आस्क है, जो इन्फॉर्मेशन कॉल्ड है उसको सप्लाई नहीं करा, और जो रिक्वायरमेंट वो आस्क कर रही है उसको उसने कंप्लाई नहीं करा। जैसे कि, और ये कौन इन्फॉर्मेशन कॉल्ड करता है, कौन रिक्वायरमेंट आस्क करता है, ये जो इंस्टीट्यूट है, काउंसिल है, कमिटी है, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, जो अपीलेट अथॉरिटी है, तो सारी अथॉरिटीज़ आ गई, इंस्टीट्यूट, काउंसिल, कमेटी, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ये क्या है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन कॉल्ड करती है या कुछ रिक्वायरमेंट आस्क करती है, पर अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं करी, जो इन्फॉर्मेशन कॉल्ड करा है आपने उसको कंप्लाई नहीं करा, तो ये या तो जो रिक्वायरमेंट आस्क करी है, वो रिक्वायरमेंट जो आस्क करी है आपने उसको सप्लाई नहीं करा, इन्फॉर्मेशन कॉल कर रहे हो आप वो सप्लाई नहीं कर रहे हो, रिक्वायरमेंट आस्क कर रहे हो उसको आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप गिल्टी मान लिए जाओगे। क्वेश्चन आता है कि जब सीए फर्म का रिलेशनशिप है किसी मल्टीनेशनल फर्म के साथ, तो वो इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है, तो ये इन्फॉर्मेशन कॉल्ड तो नहीं था, इन्फॉर्मेशन कॉल्ड भी मान सकते हैं, या कोई एक रिक्वायरमेंट है जिसको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा और आपने इसको कंप्लाई नहीं करा, आपने ये बताया ही नहीं, तो आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट को बताने का था, आप गलत बताते हो। देखो इधर डजंट सप्लाई है, इधर आपने नहीं बताया, पर अगर बताया और गलत बताया तो आप शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 3 में आ जाओगे, तो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 3 में आ जाओगे अगर आप गलत बता रहे हो। तो आप नहीं बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप गलत बता रहे हो तो आप वो उधर फॉलो जाओगे। तो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 3 में आप उधर फॉलो जाओगे, पर इधर आप अगर नहीं बता रहे हो तो आप इधर फॉलो रहे हो। अब बात आती है इसका चार्ट कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डजंट सप्लाई इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, कि अगर वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रही है, अगर वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करा कॉल्ड फॉर, और या रिक्वायरमेंट आस्क फॉर जो है उसने उसको कंप्लाई नहीं करा,
तो जो इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर है उसको सप्लाई नहीं करा, या रिक्वायरमेंट आस्क्ड फॉर है तो उसने उसको कंप्लाई नहीं करा। तो इंस्टीट्यूट और कौन है, इंस्टीट्यूट काउंसिल कमेटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, डिसिप्लिनरी कमेटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये जो भी है, ठीक है। क्लॉज 3, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लॉज 3 अब आ गया है, तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही while inviting professional work from CA respond to tender or inquiry, और CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct। तो CA in practice जो है वो CA in practice नहीं, सॉरी, CA is deemed to be guilty of professional misconduct if he while inviting professional work from CA, जब वो किसी CA से professional work accept कर रहा है, या रिस्पॉन्ड टू टेंडर या एडवर्टीजमेंट थ्रू एनीथिंग एज प्रोवाइडेड, तो रिस्पॉन्ड कर रहा है टेंडर को, इंक्वायरी को, या एडवर्टीजमेंट कर रहा है और उसने इन्फॉर्मेशन करी है नोइंग टू बी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब आप किसी अपने प्रोफेशनल वर्क को सिक्योर कर रहे हो, प्रोफेशनल वर्क को फ्रॉम सीए से, तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, या आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो या एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, पर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, अब इधर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो भैया आप जो है वो गिल्टी मान लिए जाओगे। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ, सीए शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इनवाइट कर रहा है प्रोफेशनल वर्क, अगर वो प्रोफेशनल वर्क को इनवाइट कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है टेंडर को, इंक्वायरी को, या रिस्पॉन्ड कर रहा है एडवर्टीजमेंट को नोइंग टू बी फॉल्स, अगर वो ये सब चीज़ें कर रहा है या एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस केस में शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 3 में आ जाते हैं। और इधर अपन ने पढ़ा था कि इधर अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, तो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 3 में आता है, उधर शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 3 में आएगा। तो ये फॉल्स एक के बाद एक फॉल्स चीज़ें हमने पढ़ी, तो ये समझने लायक था। फिर एक बात आती है पार्ट 4, और पार्ट 4 तो अदर मिसकंडक्ट की बात हो रही है, और अदर मिसकंडक्ट में जैसे मेंबर बोलते थे कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। कब अदर मिसकंडक्ट में वो गिल्टी हो जाएंगे, तो सीए जो है वो अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी हो जाएगा इफ़ ही इज हेल्ड गिल्टी, अगर वो सिविल कोड और क्रिमिनल कोड के थ्रू गिल्टी हेल्ड हुआ है फॉर अप टू 6 मंथ, फॉर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 6 मंथ। तो अगर वो गिल्टी है बाय सिविल कोड, द क्रिमिनल कोड पनिशेबल अप टू 6 मंथ, तो गिल्टी है बाय सिविल कोड और क्रिमिनल कोड फॉर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 6 मंथ। तो कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल है अप टू 6 मंथ, तो जो ऑफेंस है पनिशेबल है अप टू 6 मंथ और उसमें आप वो गिल्टी हो, तो भैया आप इधर में आप इधर फॉलो कर देते हो, अदर मिसकंडक्ट में आ जाते हो। तो अदर मिसकंडक्ट में आ गए, अगर वो गिल्टी है, कोर्ट ने उसको गिल्टी बताया है, कोर्ट ने पर्टिकुलर उसको गिल्टी बताया है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अप टू 6 मंथ, तो आप इधर फॉलो जाते हो कि कोई सा भी उसने कॉन्ट्रावेंशन करा है और कोर्ट ने उसको गिल्टी बताया है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अप टू 6 मंथ, गिल्टी फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, और वो जो ऑफेंस है उसमें पनिशमेंट अप टू 6 मंथ। और या तो काउंसिल के ओपिनियन में बीइंग डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन, क्या सीए ने कोई सा एक्ट ऐसा करा है जो काउंसिल के ओपिनियन में लग रहा है कि प्रोफेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब वो जो एक्शन है भले वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो या अदर देन प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो, कि सीए ने गोली चला दी या सीए ने दहेज मांग लिया और सीए ने रिलीजियस कमेंट कर दिए, तो वो अदर देन प्रोफेशनल वर्क है। पर अगर काउंसिल को लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है, तो ये जो है गिल्टी मान लिया जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर क्लॉज में। तो बोला ये जाता है कि सीए को प्रोफेशनल वर्क के साथ अदर वर्क भी जब वो करता है तो उसको एक हाईएस्ट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, कोई सा ऐसे ऑफेंस भी नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे डिसरिप्यूट क्रिएट हो। तो ऑडिटर हैज़ टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, तो ऑडिटर को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो ऑडिटर को हैज़ टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी इन पर्सनल अफेयर्स टू, तो ऑडिटर को हैज़ टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, ऑडिटरों को बाकायदा स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहिए इन द पर्सनल अफेयर्स टू। तो जो पर्सनल अफेयर्स है वो पर्सनल अफेयर्स में भी उसको एक इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, तो मेंटेन हाईएस्ट इंटीग्रिटी। अब कुछ इंस्टेंसेस है जो अपन ने पढ़ा है, अभी अपन ने क्या पढ़ा कि प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड अगर कुछ उसने काम करे हैं जिससे एक डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हो रहा है, काउंसिल को ऐसा लग रहा है, तो वो जो है वो अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। तो कौन से ऐसा प्रोफेशनल वर्क है जिससे डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन अच्छा था इसमें कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मैं बोल रहा हूँ कि आप तुम सेल्स है ना, सेल्स में ऑर्डर अंडर नेगोशिएशन है, ऑर्डर अंडर नेगोशिएशन मतलब वो ऑर्डर जो भाव-ताव वाले हैं जो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, आप उसको भी ऐड कर लो। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी एक अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। या हमने क्लाइंट की बुक रिटर्न कर ली, हमने अलमीरा में रख दिया, बुक रिटर्न करी, हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। फिर
मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन है तो वो अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। अथॉरिटीज़ को आप टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, अदर मिसकंडक्ट है। रिकॉर्ड फाउंड इन अलमीरा तो अदर मिसकंडक्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है ये अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगी। अब पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन आया था कि नॉट सबमिटिंग रिपोर्ट ऑन टाइम, टाइम पे आप रिपोर्ट जो है रिपोर्ट ऑन टाइम पे आपने सबमिट नहीं करी कंपनी को, और जिससे कंपनी जो है अपने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाई, तो कायदे से ये डिस्ट्रीब्यूट में नहीं आएगा, ये आएगा ग्रॉसली नेग्लिजेंस और ड्यू डिलिजेंस में। क्या आपने बहुत ही नेग्लिजेंट है, आपने रिपोर्ट ही टाइम पे सबमिट नहीं करी, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो जो है शेड्यूल 2 में देखे रखा है पार्ट 1 के क्लॉज 7 में, तो ये इधर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं बोलना कि रिपोर्ट टाइम पे फर्निश नहीं करी तो इससे डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हो गया है, प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड कोई से एक्शन थे, नहीं, ये क्लॉज 7 में जाएगा जो शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में कवर है। अब ऑडिटर नॉट एक्शन नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूट, और कुछ एक्शन है जो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड नहीं थे, जो एक्शन है जो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड नहीं है पर वो डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर गए। तो कौन कौन से एक्शन हैं जो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड नहीं है पर वो डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर गए, जैसे कि यूजिंग आर्टिकल सर्विस अदर देन प्रोफेशन, हम आर्टिकल की सर्विस को अदर देन प्रोफेशनल सर्विस अदर देन प्रोफेशनल वर्क के लिए हम किसी दूसरी सर्विसेज के लिए यूज़ करें, कि आर्टिकल अपॉइंटेड है हमने उससे चाय बनवा ली या हमने उसको कुछ घर के काम करने को बोल दिया, तो एक एक्शन है वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड नहीं है पर इसे डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हो रहा है। डाउरी ले लेना और चेक बाउंस हो जाने का, चेक आपके बाउंस हो रहे हैं, आप लोन रिपे नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें इधर आ जाती है। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट शेड्यूल ओवर होता है। तो जब हमारा फर्स्ट शेड्यूल ओवर होता है तो हमने ये सब 4 पार्ट पढ़े हैं, जिसमें पहले 3 पार्ट जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हैं और चौथा पार्ट अदर मिसकंडक्ट का है। पहला पार्ट सीए इन प्रैक्टिस, दूसरा सीए इन सर्विस, तीसरा दोनों के लिए और चौथा भी दोनों के लिए है। अब पहले पॉइंट में हमने प्रैक्टिस पढ़ा कि जो सीए इन प्रैक्टिस है, अगर वो पार्टनर है या सीए इन प्रैक्टिस जो एम्प्लॉय है वो प्रैक्टिस कर सकता है, पे और अलाउ किसी को नहीं कर सकते हो, पर हाँ उन 6 लोगों को कर सकते हो। फिर हमने गुडविल के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम उनसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, और पार्टनरशिप आप एंटर कर सकते हो तो पर्सन जिसका रेजिडेंस अब्रॉड है और एंटर हिज नेम इन रजिस्टर अंडर सेक्शन 41B, तो वो सब था जिसमें यूके की 4 इंस्टीट्यूट से तो आप नहीं कर सकते हो। फिर सिक्योर करना प्रोफेशनल बिजनेस क्लॉज नंबर 5 है। सॉलिसिट करना इंफॉर्मेशन, सॉलिसिट कर रहे हो तो आप अगर सॉलिसिट कर रहे हो तो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट के थ्रू करो, सॉलिसिट करो प्रोफेशनल वर्क, सिक्योर करो प्रोफेशनल बिजनेस, और हाईलाइट कर रहे हो प्रोफेशनल अटेनमेंट ऑफ सर्विस और यूज़ ऑफ डेजिग्नेशन अदर देन सीए या यूज़ ऑफ टाइटल अदर देन सीए, एक्सप्रेशन अदर देन सीए ऑन विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू, ओके, साइन बोर्ड, तो ये सब चीज़ें थी। फिर आपको ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लॉज 8 में। क्लॉज 9 में बोला है कि 139, 140, 141 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। आप परसेंटेज की फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते हो, जो भी हमने पढ़ा था। फिर काउंसिल परमिटेड कुछ बिजनेस थे कि काउंसिल ने कुछ परमिशन दे के रखी है, वो बिज़नेस आप कर सकते हो। और फिर बात ये आई थी कि फंड रेजिंग सर्विसेज में हमने परसेंटेज ऑफ फीस में पढ़ा था कि फंड रेजिंग सर्विसेज में कैश क्रेडिट फैसिलिटी या बैंक से लोन रेज करवाया है वो सब नहीं आते हैं। फिर साइन वाली बात आती है कि अगर आपने साइन जो है साइन करवाया, तो अगर आपने सीए साइन वो ही कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल और रिपोर्ट और सर्टिफिकेट पे, वो ही लोग साइन कर सकते हैं, वो ही लोग पर्टिकुलर साइन कर सकते हैं जो मेंबर हो, मेंबर के साथ पार्टनर भी हो। और बाकी अपन ने पढ़ा था पे और अलाउ नहीं कर सकते हमारे इमोल्यूमेंट का कोई सा भी शेयर, या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो पे और अलाउ नहीं कर सकते इमोल्यूमेंट का कोई सा भी शेयर, और एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि क्या हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ पार्ट ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन किसी पर्सन से हम एज अ पार्ट ऑफ फीस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लॉयर, सीए, ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर से हम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर पार्ट 3 में था कि आप फेलो नहीं हो, फेलो जैसे दिखा रहे हो, इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रहे हो या फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो जो है एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में, सिक्योरिंग प्रोफेशनल बिजनेस के रिस्पेक्ट में, सॉलिसिट करते समय या हाईलाइट कर रहे हो जब आप प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट जो भी आप कर रहे हो, अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप इधर क्लॉज 3 में आ जाते हो, पार्ट 3 के क्लॉज 3 में। और क्लॉज 4 अदर मिसकंडक्ट है। अदर मिसकंडक्ट में अगर सीए जो है गिल्टी है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और गिल्टी बाय सिविल कोड या क्रिमिनल कोड है, पर वो
लेस देन इक्वल टू 6 मंथ है, अप टू 6 मंथ है, तो इधर आप लाया कर जाते हो। और आपने कोई सा भी एक्शन करा है जिससे एक काउंसिल की ओपिनियन में वो डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है, अब वो एक्शन इन दी प्रोफेशनल वर्क हो या अदर देन प्रोफेशनल वर्क हो, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है तो आप इधर गिल्टी हो जाते हो। तो इस तरीके से हमने जो है फर्स्ट शेड्यूल को जो है इधर ओवर करा है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकेंड शेड्यूल के रिस्पेक्ट में बातें करेंगे। अब पॉइंट ये है कि सेकेंड शेड्यूल के रिस्पेक्ट में भी बहुत कुछ है बताने के लिए। और सेकेंड शेड्यूल के इसमें जो है, इसमें डिस्क्रिप्टिव है, इसमें डिस्कशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हम जो सेकेंड शेड्यूल है उसको ओवर करेंगे। और सेकेंड शेड्यूल को ओवर करने के बाद हमारे पास जो है एक समरी चार्ट है, जिसमें हम समरी चार्ट में सब समझ लेंगे। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। अगर रोटेट करने का ऑप्शन है तो इधर एडिट पेजेस में रोटेट, हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट, रोटेट करना इसको, रोटेट, हाँ रुको पापा, हाँ बोलो। तो इस तरीके से हमने है ये चीज़ों को समझा है। और बाकायदा इसके बाद हम एक चार्ट है, फिर कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं जिसको हमको देखने का है। और ठीक है, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आने हैं। ठीक है, लंबा जाएगा बट ठीक है, इसके मान लो अराउंड इसमें 2 या 3 वीडियो और आएंगे, बट मैं ये इंश्योर करता हूँ कि इसमें सब चीज़ें कवर हो जाएगी, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी पर्टिकुलरली। तो थैंक यू, और होप्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी लगे कि मैं बहुत जल्दी बोल गया हूँ या कुछ मेरे वॉइस में इशू है तो आप वो बताइएगा, मैं उसको ठीक कर दूँगा। थैंक यू।